ओके, चलिए दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके इस वीडियो के अंतर्गत। और मैं आपका एजुकेटर डी के गुप्ता। तो जैसे कि दोस्तों आपके आने वाले बीपीएससी 7th फेज के लिए यानी कि 7वें चरण के लिए हमने हिंदी पैडागोजी पढ़नी शुरू कर दी थी। सॉरी, हिंदी ग्रामर पढ़नी शुरू कर दी थी। हिंदी पैडागोजी याद आ रही है? बताइए, हिंदी पैडागोजी का क्या मतलब हमसे? ठीक है, तो हिंदी ग्रामर हमने पढ़नी शुरू कर दी थी, जिसमें अगर आपने मेरा लास्ट लेक्चर यानी कि पहला लेक्चर देखा होगा, क्योंकि आज अपना ये सेकंड लेक्चर है, तो पहला लेक्चर आपने देखा होगा, तो उस पहले लेक्चर के अंतर्गत दोस्तों हमने संपूर्ण हिंदी व्याकरण का सिलेबस जो रहने वाला है, ये 22 टॉपिक मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा दिए थे। दोबारा उस 22 टॉपिक को समझने की जरूरत नहीं है, पहला लेक्चर देख लीजिएगा। उस पहले लेक्चर में हमने उस 22 के 22 टॉपिक के बारे में बात कर लिया था, जिन हम 22 टॉपिकों को पढ़ने वाले थे, करने वाले थे। ठीक है, चलिए उन्हीं 22 टॉपिक को आप दोबारा शुरू करते हैं, जिसमें से दोस्तों हमने पहला टॉपिक यानी कि वर्णमाला कंप्लीट कर लिया था। अगर आपने लेक्चर्स देखे होंगे, क्लासेस देखी होंगी, तो आपको इस चीज के बारे में जानकारी होगी। नहीं देखे हैं तो रिकमेंड करूंगा आप उसको जरूर देख लीजिएगा। आज हम बात करेंगे इसके सेकंड टॉपिक के बारे में, जो कि है संज्ञा। क्या होगा? संज्ञा। अब ध्यान रखिएगा, ये आज का अपना सेकंड टॉपिक होने वाला है। संज्ञा के बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। और कई बच्चे जो हैं, कल दोस्तों मैं जो पढ़ा रहा था, उसमें बच्चे कह रहे सर पीडीएफ दे दो, पीडीएफ दे दो, पीडीएफ दे दो। दोस्तों मैंने आपकी कंप्लीट संपूर्ण हिंदी व्याकरण की पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पर शेयर कर रखी है। उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा, उसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, यहां पर जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, कृपया करके इसके नोट्स बनाइए। ठीक है, आप पीडीएफ की बात करे जाओगे तो पीडीएफ बहुत है बाजार में, मेरी भी पीडीएफ है, आप उससे भी देख सकते हो। लेकिन यहां पर जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, यहां पर मैं आपके लिए ट्रिक्स निकाल कर ला रहा हूं। यहां पर मैं आपको शॉर्ट तरीके बता रहा हूं, ताकि आपके माइंड में चीजें फिक्स हो। और वो फिक्स तभी हो पाएंगी जब आप अपने हाथों से नोट डाउन करोगे, और अपने हाथों से क्या करोगे? नोट्स बनाओगे। तो कृपया करके आलस दूर करिए। इस बार अगर आपको नौकरी पानी है, नौकरी में एक सीट पक्की करनी है, तो कृपया करके अपने हाथों से नोट्स बनाना प्रारंभ करिए। ठीक है, तो आलसपन दूर करिए। आपको शोभा नहीं देता आलस का। एग्जाम नजदीक है, नोट्स बनाने शुरू कर लो दोस्तों अपने। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का अपना टॉपिक। आज का अपना टॉपिक क्या होने वाला है? संज्ञा। तो सभी के सभी बच्चे अपनी नोटबुक निकाल लीजिए, आज की डेट डाल लीजिए और लिख लीजिए आज का अपना टॉपिक संज्ञा। तो देखो, संज्ञा जो है आपकी, जो हमने बचपन से जो बुकों में पढ़ा है और जो हमें रटाया गया है, वो यही रटाया गया है कि किसी भी वस्तु या व्यक्ति या फिर स्थान या भाव का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहा जाता है? संज्ञा कहा जाता है। ये वाला आपने देखा होगा हर जगह कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान को बोध कराने वाले वस्तु को या फिर शब्द को क्या कहा जाता है? संज्ञा कहा जाता है। बचपन से आज तक हमें रटवाया जाता है और हम उस चीज को रट भी जाते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते आखिर है क्या। तो देखो, सरल भाषा में आपको मैं कहा हूं तो किसी भी स्थान, व्यक्ति या फिर भाव कराने वाले शब्दों को, या किसी व्यक्ति का नाम, स्थान का नाम जो होता है, वो संज्ञा कहलाती है। किसी भी चीज का नाम लगा लो, ओके। बस आप एक चीज ध्यान रखिएगा, किसी भी चीज का नाम हो जो, वो नाम क्या कहलाता है? संज्ञा। चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का कोई भी हो, वो क्या कहलाएगी? राम, श्याम, गीता, सब क्या है? एक नाम है। और नाम क्या होता है? संज्ञा होती है। ओके, तो सरल शाब्दिक अर्थ में आपको समझने के लिए याद रख लीजिए कि किसी भी चीज का नाम जो होगा वो क्या कहलाएगी? संज्ञा कहलाएगी। आपके हाथ में जितने नाम गिन सकते हो गिन लीजिए, और वो सारे के सारे क्या होते हैं? संज्ञा होते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, तो संज्ञा के आपके 3 भेद होते हैं, जो कि कौन कौन से होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ये 3 संज्ञा होती हैं आपके भेद उनके, और इन्हीं तीनों संज्ञा से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और इन्हीं तीनों को मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके बताता हुआ चलूंगा। तो चलिए पहला समझ लेते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब देखो, नाम से ही पता लग जाता है जो किस चीज का बोध करा रहा हो, वो व्यक्ति का, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। ओके, अब व्यक्ति में क्या क्या हो सकते हैं वो भी बताऊंगा, लेकिन एक बार शाब्दिक अर्थ पढ़ लीजिए। ध्यान रखिएगा, जो शब्द किसी विशेष, ध्यान रखिएगा, किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के लिए प्रयोग किया जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, किसी भी विशेष व्यक्ति, स्थान या फिर वस्तु के लिए जो भी आप शब्द प्रयोग करोगे, जो भी आप प्रयोग करोगे, वो क्या कहलाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। जैसे कि रमेश क्या है? व्यक्ति का नाम है। दिल्ली स्थान का नाम है। रामायण कोई एक वस्तु है, उसको कहा जाता है। तो वही देख सकते हो, व्यक्ति हो, स्थान हो, या फिर किसी भी आपके विशेष व्यक्ति का नाम हो, वो क्या कहलाएगा? आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। अभी आपको बस इतना ध्यान रखना है कि किसी भी व्यक्ति, स्थान या वस्तु को क्या कहा जाएगा? वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाएगा। ओके,
चलिए दूसरा क्या है आपका जातिवाचक संज्ञा। अब जाति आप यहीं से पता लग जाता है जाति, तो जिस शब्द से आपको जाति का भाव हो वो क्या कहलाएगा जातिवाचक संज्ञा। सरल शाब्दिक शब्द में कहा जाए तो जिस शब्दों से किसी वस्तु का या फिर स्थान का या फिर व्यक्ति का या फिर प्राणी के पूरी जाति का बोध हो, ध्यान रखिएगा पूरी जाति का बोध हो, उसको क्या कहा जाएगा जातिवाचक संज्ञा कहा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल के रूप में नदी। नदी क्या है, वो आपकी कोई सी भी नदी हो सकती है, गंगा यमुना जमुना कोई सी भी नदी हो, वो क्या आप पूरा का पूरा अपने एक नदी को आपने सभी चीजों को ज्वाइंट करके एक जाति बना दी कि सारे क्या है वो किस ग्रुप में आते हैं नदी के ग्रुप में आते हैं। वहीं पर यहाँ पर कोई स्पेशल नाम ले लिया जाता है गंगा, वो क्या कहलाता है आपका वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाता। ओके, जब आपका सारे समूह को इकट्ठा कर दिया जाए, जैसे कि नदी जितनी भी प्रकार की है सबको हमने एक इकट्ठा कर दिया, नदी नाम दे दिया हमने उसको, चाहे वो गंगा जमुना ब्रह्मपुत्र कोई सी भी हो, हमने उसको एक नाम दे दिया नदी है ये, और नदी क्या कहलाएगी आपकी जाति। हम क्या कर रहे हैं जाति से बोध कर रहे हैं उसको। अब यहाँ पर जाति कहने का मतलब है जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं गुप्ता हूं, तो गुप्ता के जो भी आपके पास में आएंगे, गुप्ता में कोई भी हो सकता है, दीपक गुप्ता केवल मैं ही हूं, गुप्ता में कई गुप्ता होते हैं। ओके, तो जितने भी है, चाहे वो अभिषेक गुप्ता है, चाहे वो गणेश गुप्ता है, चाहे वो दीपक गुप्ता है, चाहे वो पवन गुप्ता है, वो क्या हो गया गुप्ता कह रहा है तो क्या कह रहा है एक जाति है, और वो अलग से एक नाम पुकार रहा है तो क्या है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। फॉर एग्जाम्पल पुस्तक, पुस्तक में हमने जो दे दिया वो एक नाम दे दिया कि अब हमने यहां से पूछा कि भूगोल की पुस्तक, तो वहां पर क्या हो गया एक जो बिल्कुल सीक्वेंस है भूगोल की ही पुस्तक है वो। अब लेकिन यहां पर हम पुस्तक कह रहे हैं तो किसी भी प्रकार की पुस्तक हो सकती है, जैसे कि लड़की। अब लड़की में चाहे वो सीता गीता कोई भी हो, वो हमने क्या नाम दे दिया एक जाति है लड़की, एक जाति है लड़के, तो वहां पर हमने क्या करा सब चीज को संबोधित कर दिया। ओके, तो हमने किससे कोरिलेट कर दिया उसको जातिवाचक संज्ञा से। तो जहां पर आपको सारे समूह को इकट्ठा कर दिया जाए, जैसे कि नदी है, पुस्तक है, लड़की है, वो क्या कहलाएगा जातिवाचक संज्ञा कहलाएगा। ओके, अब ये जो जातिवाचक संज्ञा है इसको भी दो उपभेद में बांटा गया है, मतलब जातिवाचक संज्ञा के भी दो भेद हैं। कौन कौन से, पहला समूहवाचक संज्ञा और दूसरा द्रव्यवाचक संज्ञा। ये दो आपके द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा जो किसके भेद हैं आपके जातिवाचक संज्ञा के। अगर आपसे पूछा जाए कि जातिवाचक जो संज्ञा है उसके कितने उपभेद हैं, तो दो उपभेद हैं। कौन कौन से, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। दोनों को समझाने की कोशिश करता हूं मैं आपको। पहला समूहवाचक संज्ञा, अब ये क्या होता है तो ध्यान रखिएगा, जो शब्द किसी समूह का बोध कराता हो उसको क्या कहा जाएगा, वो उसको कहा जाएगा समूहवाचक संज्ञा। जैसे कि कक्षा, कक्षा में 1 से लेकर 10 तक सारी कक्षा, 1 से लेकर 12वीं तक सारी कक्षाओं, कक्षाओं का क्या कर दिया उसने समूह कर दिया। जैसे कि दल, चाहे वो राजनीतिक दल हो, अपने दोस्तों का दल हो, चाहे पड़ोसियों का दल हो, चाहे विद्रोही का दल हो, तो क्या कर दिया वो समूह की बात कर रहा है। सेना, गिरोह, यहाँ पर देख रहे हो वो सारे के सारे शब्द आते हैं जिससे क्या पता लगता है हमें समूह का पता लगता है कि वो 1 2 3 से ज्यादा व्यक्ति देखने को मिल सकते हैं आपको उसमें। ओके, तो जहां पर भी आपको समूह का आपका बोध होता हो वो क्या कहलाएगा आपका समूहवाचक कहलाएगा। और वहीं पर ही आपका द्रव्यवाचक संज्ञा, अब यहाँ पर जिस शब्द से आपको द्रव्य पदार्थ का बोध हो वो क्या कहलाएगा, वो आपका द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल रुई, रुई का इतना बड़ा ढेर लगा दिया जाता है, आप गिन सकते हो कितनी रुई हो, कक्षा गिन सकते हो, दल गिन सकते हो, सेना गिन सकते हो, आप गिरोह गिन सकते हो, लेकिन आप रुई का जो ढेर लगा रहता है गिन सकते हो कितनी है, नहीं। चावल, चावल की अगर एक बोरी आपके सामने गिरा दी जाए गिन सकते हो कितने चावल है, नहीं। ऊन, सोना, दूध, आप गिन सकते हो। इन चीजों का जो आपका जो होता है फॉर्म वो क्या कहलाएगा आपका द्रव्यवाचक संज्ञा। सिंपल भाषा में कहा जाए जिसको आप गिन ना पाओ, जो कि आपका बहुत चीजों में आए। ओके, एक तरफ हो गया आपका वो जिसको आप एक तरीके से गिन पा रहे हो और दूसरे को नहीं गिन पा रहे हो। अब ये द्रव्यवाचक संज्ञा जो होती है उसमें भी आपके दो प्रकार के होते हैं। जैसे कि आप देख रखते हो कि चावल क्या है, एक ठोस पदार्थ है, वहीं पर ही आपका दूध क्या है, एक लिक्विड पदार्थ है। ओके, तो अगर आपसे पूछा जाए कि चावल किस में आता है,
या फिर दूध किस में आता है। तो अगर वहां पर एक ऑप्शन हो द्रव्यवाचक संज्ञा तो आप उसको लगा सकते हो, लेकिन वहां पर दो ऑप्शन दिख गए, एक तो द्रव्यवाचक संज्ञा और दूसरा द्रव्यवाचक संज्ञा। देखिए द्रव्यवाचक और आपका दोनों में अंतर यही है कि द्रव्य मतलब होता है लिक्विड फॉर्म और द्रव्यवाचक मतलब होता है समूह। तो चावल का समूह कहलाएगा आपका द्रव्यवाचक और दूध या तेल का जो होता है वो क्या कहलाएगा, वो जो लिक्विड फॉर्म में है वो कहलाएगा द्रव्य में। ओके, तो शुद्ध हिंदी में जिसको लिक्विड वो क्या कहा जाता है, द्रव्य कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान रखिएगा कि तेल या दूध जो आएगा वो द्रव्य में आएगा और जो आपका चावल या सोना हो गया वो किस में आएगा, वो द्रव्य में आएगा। ओके, वो तो आगे हो गया आपके व्यक्तिवाचक और जातिवाचक, लेकिन वहां से आपके एक क्वेश्चन बहुत पुटअप होता है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा में प्रयोग कर लिया जाता है और पूछा जाता है आपसे। जैसे कि मैंने आपके दो एग्जांपल लिख रखे हैं यहाँ पर कि देश में कितना भी भ्रष्टाचार हो पर हरिश्चंद्र की कमी नहीं। अब हरिश्चंद्र की कमी नहीं है, यहाँ पर क्या है, देखिए हरिश्चंद्र क्या है, एक व्यक्ति का नाम है। तो यहाँ पर क्या करा जा रहा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन उसका उपयोग किस में किया जा रहा है, वो हमारा उपयोग किया जा रहा है जातिवाचक संज्ञा में। पूरे शब्द को एक बार पढ़िए और एक हरिश्चंद्र को टॉपिक को अगर मैं आपसे पूछूं कि हरिश्चंद्र, तो आप बोलोगे एक व्यक्ति का नाम था जो हमेशा सत्य बोलता था। और अगर आपसे मैं पूरा टॉपिक बोल दूं एक लाइन में कि देश में कितना भी भ्रष्टाचार हो पर हरिश्चंद्र की कमी नहीं, तो वहां पर इसका मतलब क्या हो गया कि देश में कितना भी लूटपाट मच रहा हो लेकिन वहां पर कई लोग ऐसे हैं जो अभी भी ईमानदार हैं। और ईमानदार किस में हो जाते हैं आपके, वो जातिवाचक के अंदर आ जाते हैं। ओके, तो यहां पर देखा किस प्रकार से व्यक्तिवाचक शब्द को हमने जातिवाचक शब्द में उपयोग करा। वैसे ही आपका दूसरा क्या बोल रखा है, धन की लालच में आज भी कुछ लोग जयचंद बन जाते हैं। ध्यान रखिएगा क्या बोल रखा है, धन की लालच में आज भी कुछ लोग जयचंद बन जाते हैं। अब देखो यहाँ पर एक शब्द बोला जाए आपको, जयचंद क्या नाम था, एक व्यक्ति का नाम था जिसने पृथ्वीराज चौहान के साथ क्या करा था, धोखा करा था। इतिहास जब पढ़ाऊंगा जब मैं आपको बताऊंगा कौन था यह जयचंद। तो जयचंद एक गद्दार था, धोखेबाज था, जिसने पृथ्वीचंद चौहान को हराने में मदद करी थी। किसकी, वो करी थी जो बाहर से अफगानिस्तान से आया था गौरी, उसकी मदद करी थी। तो यहाँ पर अगर जयचंद बोला जाए तो एक व्यक्ति का नाम था, लेकिन पूरे शब्द को पढ़ा जाए कि धन की लालच में आज भी कुछ लोग जयचंद बन जाते हैं, मतलब पैसों की लालच में आज भी कुछ व्यक्ति जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, लालची हो जाते हैं। और लालची किस प्रकार का शब्द है, वो आपका ऐसा शब्द है जो जाति को बोध कराता हो, जो भ्रष्टाचार है। जयचंद क्या था, भ्रष्टाचार था, एक भ्रष्ट व्यक्ति था। तो किसका बोध करा रहा है, हमारे जातिवाचक का बोध करवा रहा है। तो यही क्वेश्चन आपसे बीच में पुटअप कर दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि हरिश्चंद्र कैसा शब्द है या जयचंद कैसा शब्द है। ओके, वहीं पर ही पहला तो हमने पढ़ लिया व्यक्तिवाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा में किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है। अब जातिवाचक संज्ञा को भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। जैसे कि महात्मा जी ने देश को सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाया। अब महात्मा जी आप सभी को पता है कौन है, बापू सभी को पता है कौन है, नाम पढ़ने से पता चल जाता है। तो महात्मा जी क्या है, तो महात्मा जी अगर देखा जाए तो एक पूरा का पूरा जाति है जो कि महान लोगों को कहा जाता है। लेकिन वहीं पर ही एक अलग से देखा जाए तो किसको कहा जाता है, गांधी जी को। तो वहीं पर ही हमने पूरा किसको, महात्मा जी यानी कि जातिवाचक संज्ञा को किससे कोरिलेट कर दिया, व्यक्तिवाचक संज्ञा से यानी कि गांधी जी से। वहीं पर ही नेताजी ने आजाद हिंद फौज का नेतृत्व किया। अब नेताजी किसको कहा जाता है, आप सभी को पता है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। लेकिन नेताजी क्या है, नेताजी आपके आस पड़ोस के भी हो सकते हैं, आपके पॉलिटिकल पार्टी के जो आप जानते हो जिनको, वो भी हो सकते हैं। तो क्या है, एक जाति है। तो हमने नेताजी जातिवाचक संज्ञा को कैसे उपयोग में लाया गया है, व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में लाया गया। अगर पूरे शब्द को पढ़ा जाए तो हमारा वो क्या है, जातिवाचक, लेकिन वो नेताजी को उठाया जाए तो किस प्रकार से उपयोग किया हमने, व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में उपयोग करा है। क्योंकि व्यक्तिवाचक में नेताजी कौन थे, एक ही व्यक्ति थे जो कि सुभाष चंद्र बोस थे। ओके, तो आप देख सकते हो किस प्रकार से घुमाया जाता है आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा में या फिर जातिवाचक संज्ञा से व्यक्तिवाचक संज्ञा में। ओके, चलिए अब बात करते हैं लास्ट वाले की, भाववाचक संज्ञा। अब ये क्या होता है, तो जिन शब्दों से किसी गुण, स्थिति, दशा या भाव का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अगर आपको सरल शब्दों में कहा जाऊं, अगर समझाने की कोशिश करूं तो एक वर्ड में आपको पूरा का पूरा ये चीज याद हो जाएगा। कैसे, पहले आप एक बार एग्जांपल देख लीजिए, एकता, बुढ़ापा, दुखी, हंसी,
आनंद, ये जो सारी की सारी चीजें क्या हैं, वो आपके भाव है। भाव आप प्रकट कर रहे हो, चाहे वो आपका बुढ़ापा हो, एकता हो, दुखी हो, हंसी हो, आनंद हो, वो क्या है, आपका एक भावना होती है, आपकी एक पूरा का पूरा भाववाचक संज्ञा के अंदर आता है। अगर सरल शब्दों में कहूं तो आपके वो सारी चीजें यहां पर आएंगी जिसको आप छू नहीं सकते। एकता छू सकते हो? नहीं। बुढ़ापा? नहीं। दुखी? नहीं। हंसी? नहीं। आनंद? नहीं। किसी भी प्रकार की चीज हो जिसको आप छू नहीं सकते, महसूस कर सकते हो, वो कहां पर आएगा? भाववाचक संज्ञा में आएगा। और भाव आपको महसूस करना ही क्या कहलाता है? भावना कहलाती है, भाववाचक संज्ञा है, उसी को ही कहा जाता है। सरल शब्दों में ध्यान रखिएगा, जिसको आप छू ना सको, जिसको आप महसूस करते हो, वो भाववाचक संज्ञा के अंदर आती है। ओके। और यहीं पर ही आपसे एक बार कई बार पूछ लिया जाता है कि भाववाचक संज्ञा की रचना बताइए। फॉर एग्जाम्पल, मानव क्या है? एक व्यक्तिवाचक, लेकिन मानवता किस बात की करी जा रही है? कि इस व्यक्ति के अंदर दूसरों के प्रति मानवता है, या फिर लोगों के प्रति मानवता है। हमने क्या कर दिया? भावना से जोड़ दिया। जैसे कि मित्र मित्रता, पशु पशुता, स्त्री स्त्रीत्व, इंसान इंसानियत, सुंदर सुंदरता। तो यहाँ पर देखो, जो भी चीज है आपका व्यक्तिवाचक से जातिवाचक में बदल रहा है, तो यहाँ पर क्या करा जा रहा है? किसी ना किसी चीज को हम कोरिलेट कर देते हैं। ओके। जैसे कि व्यक्ति के अंदर अभी भी मानवता है, मित्रों में कई प्रकार की मित्रता देखने को मिलती है, या फिर पशुता, इसका व्यवहार कैसा है? पशुता की तरह, मतलब एकदम पशुओं की तरह अपने बारे में सोचता है, दूसरों के बारे में नहीं सोचता है। तो किसी भी रचना को हम भाववाचक संज्ञा में बदल सकते हैं। कैसे? या फिर हमें पहचान करने के लिए हमें बोल दिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा की रचना है। तो ध्यान रखिएगा, 99.9% एक ट्रिक बता देता हूं आपको, बिल्कुल सही होगा। जब भी आप शब्द के आखिरी में आधा ता वा देखो, या ता और आ की मात्रा देखो, क्या आधा ता वा देखो या ता और आ की मात्रा देखो, तो वो आपका 99% वो क्या कहलाएगा? वो आपका भाववाचक संज्ञा कहलाएगा। आप देख सकते हो, मानवता ता आ रहा है, मित्रता ता आ रहा है, पशुता ता आ रहा है, स्त्रीत्व आधा ता वा आ रहा है, इंसानियत ता आ रहा है, सुंदरता ता आ रहा है। तो हमेशा 99.9% आपके भाववाचक संज्ञा के आखिरी में आपको ये ता या फिर आधा ता और वा देखने को मिलेगा। ओके। तो ये था आपका पूरा का पूरा थियोरेटिकल पोर्शन। तीनों संज्ञा मैंने अच्छे से आपको समझाई है। अब बात कर लेते हैं इससे आपके किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके पेपर में। पहला क्वेश्चन, किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को डैश कहते हैं। तो इतनी देर से हम पढ़ रहे हैं, हम सभी को पता है संज्ञा, जिसे इंग्लिश में नाउन कहते हैं। दूसरा, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो अब बताया मैंने आपको 3 भेद होते हैं, आपके व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? अब देखो, व्याकरण की दृष्टि से बोल रखा है इसने, प्रेम शब्द क्या है? तो प्रेम क्या है? हम उसे छू नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं, और महसूस जिसको करा जाता है वो कहां पर आता है? भाववाचक संज्ञा में। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गरीबों की सहायता करो, गरीबों शब्द क्या है? तो यहां पर गरीबों की सहायता करो, तो यहां पर इसने किस चीज से इसको संबोधित कर दिया है? गरीबों, यानी कि सारे व्यक्ति, जो इंसान जो हैं आपके धरती पर, जो एक गरीब की श्रेणी के अंदर आते हैं, जैसे कि बीपीएल और एलपी जो कर रखे थे पहले, वो गरीबों की श्रेणी में ला रखे थे। और तो गरीब यानी कि एक जो समूह का, पूरे के पूरे समूह का नेतृत्व करे या पूरे समूह का बोध कराए, हम उसे क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो गरीब क्या हो गया? वो एक व्यक्ति तो है नहीं, काफी व्यक्ति होते हैं गरीब, तो वो क्या कहलाएगा? आपका जातिवाचक संज्ञा कहलाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भाववाचक संज्ञा है? अब ध्यान रखिएगा, भाववाचक संज्ञा वो होती है जिसको हम महसूस करते हैं, छू नहीं सकते। तो इसमें से ऐसा कौन सा है? भारत, मित्रता, लड़का या फिर पेड़। तो कौन सा है? वैसे मैंने आपको 2 ट्रिक बताए थे, या तो आखिरी में आधा ता वा मिलेगा या ता देखने को मिलेगा, या फिर हम जिसको छू नहीं सकते बस महसूस करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 देखो, मित्रता। मित्रता क्या है? एक मित्र से बना मित्रता क्या होती है? भाववाचक संज्ञा कहलाती है। आधा लास्ट में आधा ता या वा या फिर ता देखने को मिले, तो दिख रहा है यहाँ पर आपको। तो ऑप्शन नंबर 2 देखते ही लगा लेना चाहिए था, मित्रता क्या आपकी भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट है बुढ़ापा, एक प्रकार का अभिशाप है, बुढ़ापा शब्द की संज्ञा है। तो बुढ़ापा मैंने आपको बताया था क्या होती है, एक स्टेज के बाद आ जाती है, पहले आप उसको महसूस करते हो लेकिन छू नहीं सकते। तो बुढ़ापा क्या है? भाववाचक संज्ञा है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इसमें से व्यक्तिवाचक संख्या कौन सी है? तो इसमें से आपका जो व्यक्तिवाचक संख्या है वो कौन सी है? तो देख सकते हो घरेलू और स्वतंत्रता, ये दोनों तो हटा दो। घरेलू क्या हो जाता है? जो घर के अंदर रहता है, एक पूरी की पूरी आपकी कम्युनिटी की बात करी जाती है। ओके, और वहीं पर ही स्वतंत्रता क्या होती है? एक भावना होती है आपकी कि आप आजाद हो। तो दो चीज तो आप यहां से हटा दीजिए, बचा आपका भाला या फिर मांडवी। तो ऑप्शन नंबर देखते लाना चाहिए। भाला जो होता है एक हथियार होता है, बिल्कुल सही तरीके से बताया जाए, लेकिन आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा वो एक स्थान का नाम है जो कि व्यक्तिवाचक की संज्ञा के रूप में बोधित करता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो इनमें से कौन सा एक ऐसा शब्द है जो कि आपका भाववाचक संज्ञा नहीं है? भाववाचक क्या होगा? या तो आप उसे छू नहीं सकते या फिर वो आपको आखिरी में ता देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देखो किसी भी शब्द में आपका ता तो नहीं है, लेकिन देखिए लड़ाई, चतुराई, मिठाई या उतराई। तो ध्यान रखिएगा, आप मिठाई जो होती है वो ऐसी होती है जिसको देख भी सकते हो, छू भी सकते हो और खा भी सकते हो। बाकी तीनों चीजें, लड़ाई हुई तो आप देख सकते हो लेकिन उसको छू थोड़ी सकते हो। चतुराई जो होती है अपने माइंड से होती है, दिखाई जाती है, छू नहीं सकते। उतराई जो होती है, उतराई मतलब उतार चढ़ाव जो होता है वो। तो यहाँ पर एक मिठाई शब्द एक ऐसा है जो भाववाचक संज्ञा के अंदर नहीं आता, बाकी तीनों के तीनों आते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? तो इनमें से कौन सा एक ऐसा शब्द है जो कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है? गाय, पहाड़, यमुना या फिर आम? देखो गाय क्या होगी? वो किसी भी प्रकार की गाय हो सकती है। आपको पता है कई अनेक प्रकार की प्रजाति की गाय होती है। तो क्या हो गया? वो आपका व्यक्तिवाचक तो हो नहीं सकता। दूसरा पहाड़, पहाड़ भी आप कई प्रकार के होंगे, चाहे वो अन्नामुद्रई हो, चाहे वो कंचनजंगा हो या केटू हो, कोई सा भी पहाड़ हो सकता है। तीसरा यमुना, यमुना केवल एक ही है जो कि आगरा मथुरा होते हुए दिल्ली की ओर बहती है। तो यमुना जो है एक व्यक्तिवाचक, एक विशेष प्रकार की चीज का बोधन करवा रही है। यहां पर अगर नदी होता तो पूरी की पूरी आपकी जाति आ जाती, लेकिन यहां पर एक यमुना की बात करी जा रही है जो कि व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आएगा। आम जो है वो आम के कई प्रकार के आपके प्रजाति देखने को मिलती है, लेकिन एक विशेष प्रकार का आम का नाम आ जाता तब ये व्यक्तिवाचक होता। ओके, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका बिल्कुल सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? तो अब आपको एक ऐसा शब्द ढूंढना है जो कि आपका जातिवाचक संज्ञा नहीं है। ओके, तो कौन सा है? देखिए जवान, जवान क्या है? जातिवाचक है, छू नहीं सकते हो, महसूस कर सकते हो। जवान, जवानी जैसे जैसे आती है, जवान, बुढ़ापा, ये क्या है? एक तरीके से आपकी जातिवाचक है। सुंदर, सुंदर आपका क्या है? सुंदर से बनता है सुंदरता। सुंदर जो होता है वो बच्चा भी होता है, जवान भी होता है, कोई चीज भी होता है, लेकिन यहीं पर ही आपका सुंदरता आ जाता, वो आपका जातिवाचक कहलाता। बाकी मनुष्य क्या है? मनुष्य एक पूरी तरीके से आपकी पूरी की पूरी एक प्रजाति होती है, पूरी की पूरी एक जातिवाचक संज्ञा का बोध कराता है, वैसे ही आपका बालक कराता है। लेकिन सुंदर जो है वो कोई भी हो सकता है जो कि जातिवाचक संज्ञा का बोध नहीं कराता है, सुंदरता कराता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका बिल्कुल सही आंसर था, हमें नहीं चुनना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है? तो लड़का क्या है? एक पूरे के पूरे फीचर्स को, पूरे के पूरे एक समूह को, पूरे के पूरे एक ग्रुप को कंटेंट करा रहा है, पूरे के पूरे ग्रुप के बारे में बात बता रहा है। लड़का चाहे वो कोई भी हो सकता है, राम, श्याम, अशोक, नीलेश, कोई भी हो सकता है। तो पूरी की पूरी एक जाति का बोध करा रहा है वो लड़का। ओके, तो क्या कहलाएगा? वो आपका जातिवाचक संज्ञा कहलाएगा। अगर यहाँ पर लड़का जो होता वो राकेश होता तो क्या कहलाता? वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता। ओके, ध्यान रखिएगा किस चीज का बोध करा रहा है? वो आपका एक जाति का बोध करा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप है। तो छोटा जो होता है उस शब्द को भाववाचक संज्ञा में क्या कहा जाएगा? छोटी, छुटपन, छोटापन या छोटापा। ये आपका होमवर्क है आज के लिए, आपका क्वेश्चन कि 12वें क्वेश्चन यानी कि छोटा सा शब्द होता है उसको भाववाचक रूप के अंदर हम किस रूप में उसको पुकारेंगे। एकदम शुद्ध हिंदी में बोला जाता है भाववाचक संज्ञा में इसको। ओके, ये आपका पूरा का पूरा होमवर्क है। इसका आंसर मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा, और आपको इसका जो आंसर है वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा क्या है, या फिर मैं आपको नीचे कमेंट बॉक्स में पहला कमेंट मैं पिन कर दूंगा, वहां से आप इसको देख सकते हो इसका आंसर। लेकिन पहले आप अपना आंसर डिसाइड कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ओके, तो दोस्तों ये थी आज की अपनी पूरी की पूरी क्लास। उम्मीद करता हूं अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए, अभी के लिए बस दोस्तों इतना ही। आज के लिए बस यही रहने देते हैं। उम्मीद करता हूं ये पूरी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी।
और ये भी उम्मीद करता हूं कि आप अपने हैंडराइटिंग नोट्स खुद बनाते हुए चल रहे होंगे, तो कृपया करके अपने हाथों से जरूर नोट्स बनाइएगा। आखिरी समय पर रिवाइज करने में आपको सबसे ज्यादा वही मदद करेंगे। ठीक है, बाकी कंप्लीट हिंदी ग्रामर के नोट्स अगर आप पीडीएफ के रूप में लेना चाहते हो तो ये अपनी टेलीग्राम चैनल है डीके एकेडमी, यहां पर आपको कंप्लीट पीडीएफ हिंदी ग्रामर का प्रोवाइड करवाया गया है, आप वहां से जाकर उसको डाउनलोड कर सकते हो। और किसी बच्चे ने ज्वाइन नहीं कर रखा तो ये डीके एकेडमी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि डेली क्लास का नोटिफिकेशन भी आपको यहीं से ही मिलेगा। ओके, तो चलिए दोस्तों, आज के लिए अभी के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। बाकी कोई सलाह हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर बताइएगा। ठीक, तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए सभी बच्चों को धन्यवाद।